नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे हम लोग प्रॉपर तरीके से जो हमारा जीएस का सिलेबस होता है, वो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, चाहे बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी का हो, दरोगा का हो, सीडीपीओ का हो, एईडीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन यूपीपीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए हम लोग प्रॉपर तरीके से जीएस के सिलेबस को अपने कवर कर रहे थे। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय बिहार का एग्ज़ाम था, तो दोस्तों उसके लिए मैंने बिहार स्पेशल की क्लासेस पढ़ाई। 29 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं और उनसे एक भी सवाल बाहर नहीं गया जब बिहार का बीपीएससी का पेपर हुआ 71 का। तो उसका फ़ायदा आप लोगों ने देखा ही था। तो उसके बाद आप लोगों ने मुझसे बोला कि सर एक बार पूरा का पूरा जीएस कवर करवा दीजिए स्टेप बाय स्टेप करके। तो मैंने 2 सब्जेक्ट उठाए दोस्तों। पहला तो मैंने उठाया बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्लासेस हमारी प्रॉपर तरीके से चल ही रही हैं। दूसरा सब्जेक्ट मैंने उठाया मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी 20-21 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम उसके आगे की क्लासेस अपनी देखेंगे। देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जब हमने पढ़ना शुरू किया तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा कैसे जाता है वो सब आपको पता है कि क्या कैसे पढ़ा जाता है, कौन से चैप्टर होते हैं। तो पहला हमने जो इसमें पढ़ा हमारा दोस्तों चैप्टर क्या था? पहला चैप्टर था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला चैप्टर हमने ये कंप्लीट किया। उसके बाद जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है, सब कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो उसके बाद जो ब्रिटिश कंपनी रहती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो अन्य दूसरी कंपनियां रहती हैं लगभग उनका भक्षण कर लेती है और फिर अपना भारत में विस्तार करती है। तो उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश विस्तार देखा पंजाब में, अवध में, मराठा, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, सब जगह उसका विस्तार हो जाता है भारत के 57% 67% भाग में। उसके बाद जब विस्तार हो जाए तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, बहुत सारी अपनी नीतियां बनाते हैं। ब्रिटिश नीति क्रम से है सारा कुछ, आप बस केवल सुनते जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि कुछ भी यहाँ पे बकवास नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ क्रम से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा के समझा के पीडीएफ दे दी जाती है, आप सामने रख के उसको याद कर लेते हैं, वही आपके एग्जाम में आता है। इधर उधर की बातें करने से कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। और ब्रिटिश नीतियाँ बहुत सारी हमने पढ़ी, हम उनकी ब्रिटिश की पॉलिटिकल नीति पढ़ी, ब्रिटिश की इकोनॉमिकल नीति पढ़ी, ब्रिटिश की जो धार्मिक सोशियो रिलीजियस पॉलिसी होती है वो हमने पढ़ी, ब्रिटिश की जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन नीति होती है वो पढ़ी, ब्रिटिश की जो एजुकेशन नीति होती है, ब्रिटिश की जो प्रेस नीति होती है, ये सारी नीतियाँ हमने पढ़ी। सब कुछ हमने इसमें पढ़ डाला ब्रिटिश की नीतियाँ। और इन्हीं ब्रिटिश नीतियों का परिणाम ये होता है दोस्तों कि बहुत सारा जो वर्ग होता है भारत में उसमें असंतोष जन्म लेता है इनकी ब्रिटिश नीतियों के परिणाम स्वरूप। तो उसके बाद हमने देखा कि विद्रोह हुआ, बहुत सारे वर्गों में होता है। विद्रोह किसानों में होता है, हमने देखा जनजातियों में हुआ, हमने देखा कि देसी रियासतें या जो राजा लोग रहते हैं उनसे उनमें जो विद्रोह होता है, उनके जो सैनिकों में विद्रोह होता है, वो सारी चीज़ें। तो 1857 की पहले के विद्रोह हमने देखे, पहले के विद्रोह। फिर 1857 की महान क्रांति हमने देखी। और जब ये विद्रोह हो जाता है तो ब्रिटिश नीतियाँ जो है उनमें परिवर्तन लाया जाता है और जो भारत के लोग होते हैं उनके धार्मिक और जो सामाजिक मामले होते हैं उनमें हस्तक्षेप करना बंद कर दिया जाता है। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे करके जब 1857 की क्रांति हो जाती है और ब्रिटिश की वजह से बहुत सारी जो मतलब कि हमारे सामने जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण होते हैं कि रेल का विकास हो जाता है, शिक्षा के विकास हो जाता है, जो मध्य वर्ग है वो जन्म ले लेता है, जो मतलब कि देसी रियासतों के जो राजा होते हैं वो साथ में आने शुरू हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग बाहर पढ़ने चला जाता है, जो ब्रिटिश की ओरिजिनल नीतियाँ होती हैं जो इंग्लैंड में लागू होती हैं उनसे परिचित हो जाता है। तो देखते हैं कि यार यहाँ तो अन ब्रिटिश रूल है, यहाँ तो ब्रिटिश रूल है ही नहीं। तो धीरे धीरे करके वो अपने पॉलिटिकल संगठन बनाते हैं और फिर धीरे से राष्ट्रवाद की जो शुरुआत होती है। तो उसके बाद हमारा जो चैप्टर था दोस्तों वो था राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद को हमने बहुत सारे चरणों में बांट के देखा। चरणों में किस तरीके से बांटा कि पहले उदारवाद का चरण आएगा, कि पहले जो राष्ट्रवाद के लोग थे वो उदारवादी थे। उसके बाद देखा हमने कि उग्रवादी थे और तीसरा देखा हमने गांधीवादी थे। 3 तरीके का चरण आता है राष्ट्रवाद का 1947 तक की। उदारवादी और उग्रवादी के बीच में क्रांतिकारियों का पहला फेज आता है, क्रांतिकारी इनका पहला फेज आता है। और उग्रवादी और गांधीवादी के बीच में क्रांतिकारी का सेकंड चरण आता है। तो ठीक है, तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। हम उदारवादियों के भी समझा लिए थे, उग्रवादी, ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए कि इनका नेचर किस तरीके का होता है, सारा का सारा हम घटनाक्रम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने आपको दोस्तों स्वदेशी आंदोलन तक की चीज़ें बता दी थी, ठीक है, पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो होगा वो इस बारे में होगा शुरुआती चरण में कि जब स्वदेशी आंदोलन होने लगता है तो अंग्रेज पूरी तरीके से उसको दबा देते हैं।
और उसी दौरान जो है जो हिंदू मुस्लिम एकता होती है उसको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसी के फलस्वरूप जो होता है कि मुस्लिम लीग का गठन होता है। इस स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन है ना उसको पूरी तरीके से असफल बना दिया जाए। उधर हम दमन तो करेंगे ही, लेकिन साथ में इनके अंदर जो एकता है हिंदू मुसलमान की उसमें भी फूट पड़ जाए, ये ब्रिटिश का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसी को लेके जो है दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो वहीं से चीजें अब शुरू करते हैं। देखो, मुस्लिम लीग का गठन जो होता है दोस्तों, तो ये किसके लिए होता है? स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन होते हैं उनको असफल बनाने के लिए। इसका घटनाक्रम क्या है, इन्हीं से सवाल आते हैं, जाके देख लेना, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं। तो 1 अक्टूबर 1906 को जो आगा खां होते हैं, ये जो आगा खां जो ढाका का नवाब सलीमुल्लाह था, उसका ही प्रधानमंत्री टाइप का आदमी होता है। तो ये क्या काम करता है, ये जाता है 1 अक्टूबर 1906 को, उस समय के जो गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड, इन्हीं से मिलने शिमला जाता है कि हम लोग जो है अपनी अलग पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए होगी। ये सारी बातें वहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब 1 अक्टूबर को ये मिलके आ जाता है, सारी बातें हो जाती हैं, फिर ये हम एग्री हो जाता है। फिर 30 दिसंबर 1906 को, डेट याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ही, कहाँ पे, ढाका में मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो हर मतलब कि डेट भी याद रखनी है, स्थान भी याद रखनी है, और संस्थापक वगैरह तो सब याद ही रखने हैं। संस्थापक कौन होते हैं इसके? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। मेन रूप से यही आपका जवाब होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन आते हैं उसमें ढाका का नवाब सलीमुल्लाह भी ऑप्शन में है, आगा खां भी ऑप्शन में है, ठीक है, और वकार उल उल मुल्क भी ऑप्शन में है, ठीक है, मुश्ताक। तो ये पता है आप किसको मारेंगे? सबसे पहले सलीमुल्लाह को मारेंगे अगर तीनों ऑप्शन में है। नहीं तो अगर आगा खां है, ये दोनों ऑप्शन में, ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आगा खां को मारेंगे। ये भी आगा खां भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर वकार उल मुल्क को मारेंगे। पहला जवाब हमारा यही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो दिमाग में रखना कि कौन संस्थापक, और तीनों होंगे तो सिर्फ सलीमुल्लाह को मारना है, उपरोक्त में से एक से अधिक होंगे तब भी सलीमुल्लाह को मारना है, ठीक है। दिमाग में ये रखना। अगर वो दोनों नाम नहीं है तब फिर आगा खां का नाम आता है तो उनको मारना है। आगा खां का नाम नहीं है और सलीमुल्लाह का नाम नहीं है तो वकार उल मुल्क को मारना है। किसका? मुस्लिम लीग के गठन को से संबंधित कौन व्यक्ति है या कौन है, किसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलो, तो संस्थापक कौन होते हैं? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, और दूसरा नाम आएगा आगा खान का, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं दोस्तों? अध्यक्ष बनाए जाते हैं वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो ये नाम भी याद रखना। यह इनका जो मुस्लिम लीग होती है, इनका जो पहला अधिवेशन होता है दोस्तों 1908 में अमृतसर में होता है। और जब अमृतसर में होता है तो इसकी स्थायी अध्यक्ष बाद में उस जो आगा खां होते इन्हीं को बना दिया जाता है कि अब भाई इसके स्थायी अध्यक्ष आगा खां ही होंगे, वकार उल मुल्क नहीं होंगे। तो इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये टेम्पररी अध्यक्ष होते हैं उस समय के। और इसी अधिवेशन में, जब ये पहला अधिवेशन अमृतसर में होता है, तो इसी अधिवेशन में ये कहा गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने। और फिर कहा कि हम इसी बात को लेकर सरकार के सामने मांग रखेंगे। और सरकार तो यही चाहती थी, जो लॉर्ड मिंटो था वो भी यही चाहता था, किसी भी तरीके से हम जो हिंदू मुसलमान की एकता है उसमें फूट डाल दें, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। अब फिर जब 1919 का एक्ट आता है तो स्पेशली इसी चीज़ के लिए आता ही है कि इस एक्ट के माध्यम से मुस्लिम लीग का जो मतलब कि जो मुस्लिम लोग होते हैं इनको जो है पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है मुस्लिम लीग को, ठीक है, 1909 के एक्ट से। तो ये दिमाग में रखना, जिसको पार्लियामेंट्री सुधार भी बोलते हैं। और 1919 के एक्ट से ये जो पृथक निर्वाचन मंडल है इसका विस्तार कर दिया जाता है, और सिख वगैरह महिलाओं सबको जो है 1919 के एक्ट से जो है पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया जाता है। इस मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मुस्लिम लीग का उद्देश्य होता है मुस्लिम हितों की रक्षा करना, सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना। तो ये दोनों याद रखना आप लोग, ठीक है। इसकी शाखा कहाँ खुलती है? ये जो मुस्लिम लीग होती है इसकी शाखा कहाँ खुलती है? इसकी शाखा जो होती है ये लंदन में खुलती है 1908 में। तो ये दिमाग में रखना कि लंदन में इसकी शाखा पहली बनाई जाती है 1908 में। और ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं अमीर अली। तो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी याद रखना। अब देखो, उधर जब स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन चल ही रहा था तो उसी क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही थी। मुस्लिम लीग का गठन वगैरह करवाया जा रहा था, किस लिए? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को कमजोर करके तोड़ दिया जाए। क्योंकि बाद में जो 1911 आएगा, फिर 1912 में उसको जब मतलब दिल्ली दरबार का आयोजन होगा तब जाके जो मतलब कि जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको फिर रद्द कर दिया जाता है। तो इसी दौरान ये सारा चीज़ होता है। तो फिर बाद में आगे घटनाक्रम में जब बंगाल का वो दिल्ली दरबार होता है तो दिल्ली दरबार में क्या घटनाक्रम होता है उससे पहले ये समझ लो कि भारत में टोटल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया जाता है?
तो पहली बार लॉर्ड लिटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इस समय महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के साथ उन्हें केसरे ए हिंद की उपाधि दी जाती है। इस समय दक्षिण भारत में अकाल पड़ा था। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि लॉर्ड लिटन के समय 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया जाता है और साथ में उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है और इस समय जबकि दक्षिण भारत में अकाल पड़ा होता है तब भी। एक मिनट, अब देखो दूसरा जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है दोस्तों, वो होता है लॉर्ड कर्जन के समय 1903 में। और देखो इस समय जो इंग्लैंड का बादशाह एडवर्ड सप्तम रहता है, एडवर्ड सप्तम, इस सप्तम मतलब सातवां, इसकी ताजपोशी की जाती है। तो देखो दोनों में जो मैंने बताया, इसमें कौन सा महाराजा किसको क्या मतलब उपाधि दी गई, ये सारा नाम याद रखना है। अब किस गवर्नर जनरल के समय ये तो याद ही रखना है, किस ईयर में ये भी याद रखना है। जाके सवाल प्रीवियस ईयर के देखो, सारा सवाल बने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग रहता है इस समय गवर्नर जनरल, तो इसके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इस समय जो जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ये दोनों लोग दिल्ली आए हुए होते हैं और कोरोनेशन पार्क में इनका कोरोनेशन होता है। दिल्ली में इनका राज्याभिषेक होता है, कहाँ, बुराड़ी में जो कोरोनेशन पार्क है, ठीक है। और इसने कांग्रेस की, और यही जो मतलब जॉर्ज पंचम है, ये जब कांग्रेस का 1911 का अधिवेशन होता है तो उसमें भाग भी लेता है। तो ये भी दिमाग में रखना। और इसी अधिवेशन में या जब ये दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो इसी में घोषणा की जाती है कि, और उस समय लॉर्ड मिंटो क्या करता है, 1906 में अरुंडेल समिति गठित कर देता है। तो इस समिति के आधार पर ही बाद में 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि इनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। उधर ये मुस्लिम लीग का गठन करवा देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में वोट डलवा ही देते हैं और बंगाल में उस तरीके का जो एक्टिविटी थी ना वो रह नहीं जाती है। और साथ में जब बंगाल में इस तरह की एक्टिविटी, राष्ट्रवादी गतिविधियाँ जो मतलब कि प्रभावी हो रही थी, तो ये क्या काम करेंगे कि वहाँ की जो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता थी, उसको बदल के दिल्ली कर देंगे, तो इन सब का केंद्र दिल्ली हो जाएगा। तो इससे तो बंगाल वाला जो एरिया है वो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, वहाँ पे राष्ट्रवाद की गतिविधियाँ। तो इनका जब उद्देश्य पूरा हो जाता है ब्रिटिश का, तो फिर ये क्या काम करते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। अब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया जाता है। 1911 में ये घोषणा होती है और बाद में 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। और इसी दिल्ली दरबार से ये घोषणा की जाती है कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें ये दिमाग में रखना। एवं असम को पृथक प्रांत बना दिया गया, तो ये भी दिमाग में रखना सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कि स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब देखो अब आ जाता है धीरे धीरे करके 1914, ये सारे 1912 हो गए। उधर पहला विश्व युद्ध चालू हो जाता है, ठीक है, 1914 से 1918 के दौरान। तो इधर क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है और इधर जो तिलक हैं और महात्मा गांधी ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कि भाई अंग्रेजों को हमको फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो इसी के लिए कुछ मतलब के संगठन बनाए जाते हैं, तो जो होम रूल की, हमको बस सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम स्वशासन चाहते हैं, मतलब कि स्वराज चाहते हैं, स्वशासन नहीं चाहते हैं, मतलब कि हम आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिश में रूल है उसी तरीके का हम रूल चाहते हैं। उसी के लिए जो है होम रूल लीग का मतलब कि स्वशासन के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग का गठन होता है, ठीक है। ये जो दूसरा पक्ष है, जो मतलब कि विश्व युद्ध का है, वो सारे घटनाक्रम भी हम देखते जाएंगे। तो अब होम रूल लीग के विषय में समझ लो। होम रूल लीग जो दोस्तों बनाई जाती है, 2 बनाई जाती है, पहले तो ये दिमाग में रखना। एक को बनाते हैं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, इसकी 6 शाखाएं होती हैं। और दूसरी को हमारी जो एनी बेसेंट होती हैं, जो होम रूल लीग मतलब की प्रणेता ही है एक तरीके से, और जो आपने पिछले कौन सा आंदोलन पढ़ा था जिसमें, कौन सा था याद नहीं आ रहा, उसमें एनी बेसेंट जो है बन के आती हैं, मतलब कि आर में उसका जो मतलब कि बनाया जाता है, कौन सा था, ठीक है। तो जो मतलब कि एक रसिया के आदमी और एक अमेरिका के आदमी बनाते हैं, तो उसी संगठन से ये एनी बेसेंट जुड़ी होती हैं। ये फेबियनवादी होती है, एक तरीके का समाजवादी होती हैं, ठीक है। तो ये जो एनी बेसेंट, अभी याद आएगा तो बता दूंगा, एनी बेसेंट, इन दोनों के द्वारा होम रूल लीग बनाई जाती है। जो होम रूल लीग जो तिलक द्वारा बनाई जाती है, इसका जो हेडक्वार्टर होता है पूना में होता है, और जिसको एनी बेसेंट बनाती हैं इसका हेडक्वार्टर होता है मद्रास में, अड्यार में, ठीक है। और जो मतलब कि तिलक बनाते हैं, ये अप्रैल 1916 से इनकी होम रूल लीग चलती है
और जो एनी बेसेंट की सितंबर 1916 चलती है। देखो पहले तिलक की बनी, उसके बाद इनकी बनी एनी बेसेंट की, तो दोनों दिमाग में रखना, किसकी पहले बनी, किसका एरिया कहाँ था, सब सवाल बनते हैं। कर्ण क्षेत्र किसका था, तिलक का क्या था, क्षेत्र का था कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई नहीं था, ये भी दिमाग में रखना तिलक वाला। और इनका जो एरिया था एनी बेसेंट का, कहाँ कहाँ पे ये होम रूलिंग मूवमेंट चलाएंगे, पूरा का पूरा इंडिया था और बॉम्बे था, बस इस प्रांत को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे बॉम्बे नहीं था, तो एनी बेसेंट वाले में बॉम्बे भी आ जाता है। जो तिलक की होम रूल लीग थी उसके अध्यक्ष बनते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव बनते हैं एनसी केलकर। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग होती है दोस्तों, उसकी अध्यक्ष बनते हैं एनी बेसेंट खुद ही बनती हैं, और सचिव बनते हैं जॉर्ज अरुंडेल। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ये इसके दौरान इस जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, तो होम रूल एक ट्रेन भी चलाई जाती है 1916 में, ये भी दिमाग रखना। एरिया अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट का ज़्यादा था, किस में ज़्यादा होम रूल लीग जो मूवमेंट था वो किसका ज़्यादा एरिया था, किस मतलब पूरे भारत में कहाँ पे ज़्यादा फैला था, मतलब किसकी ज़्यादा फैली थी, एनी बेसेंट वाली कि तिलक वाली। तो तिलक वाला जो है एरिया कम था, एनी बेसेंट वाला ज़्यादा। संगठन किसका मजबूत था, तो तिलक का मजबूत था एनी बेसेंट से। सदस्य किस में ज़्यादा थे, तो तिलक में थे, एनी बेसेंट में। तिलक में जो होम रूल थी उसमें 32,000 सदस्य थे, और एनी बेसेंट वाले में 27,000, भले इनका एरिया ज़्यादा था, ठीक है। और देखो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, बी वाडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कांग्रेस के अन्य सदस्य, ये सब एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उनके सदस्य थे। तो ये भी दिमाग में रखना। अब कुछ न्यूज़पेपर हैं, इनके संगठनों के द्वारा क्या क्या न्यूज़पेपर या जो मैगजीन है कौन सी प्रकाशित की गई वो भी समझ लो। जो बाल गंगाधर तिलक है इनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर चलाए गए, एक तो मराठा अंग्रेजी में और दूसरा केसरी है मराठी में। तो ये दिमाग में रखना, मराठी लैंग्वेज में। इनकी 2 बुक हैं, गीता रहस्य और दूसरा कमेंट्री ऑन भगवत गीता। तो ये दिमाग में रखना है। इन्हीं बेसेंट के जो न्यूज़पेपर है वो है न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, 2 हैं। और जो इनकी बुक है दोस्तों वो है लोटस सॉन्ग। तो ये भी दिमाग में रखना। लक्ष्य इनका क्या होता है, इनकी होम रूल का स्वशासन और राजनीतिक शिक्षा, स्वशासन और राजनीतिक शिक्षा। तो ये दोनों चीज होती है। इनका जो तिलक का लक्ष्य होता है ये स्वराज की मांग करना, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा का प्रसार, ये सारी चीजें करना। और जब ये आंदोलन बढ़ने लगता है दोस्तों, तो होता क्या है कि इन आंदोलनों को खत्म करने के लिए एक अंग्रेज रहता है, वो इस तरीके की बातें करता है कि जो तिलक जो है ना, ये तो अशांति के जन्मदाता है, ये तो भारत में अशांति फैला रहे। जिस तरीके से आर्य समाज जो है भारत में, हाँ उसका नाम याद आ गया, जो एनी बेसेंट मतलब कि जिसकी सदस्य बन के आई थी, उनका नाम, उस संगठन का नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या नाम था, थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना। हाँ, तो इनको खत्म करने के लिए एक अंग्रेज काम करता है कि इनको बदनाम करने की कोशिश करता है तिलक को, कि तिलक ऐसे व्यक्ति हैं और आर्य समाज ऐसा संगठन है जो भारत में जो अशांति फैला रहा। तो वो एक बुक लगता है, इस बुक का नाम पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखी जाती है। वेलेंटाइन शिरोल नाम रहता है इस व्यक्ति का, और एक बुक लिखता है, इसका नाम रहता है इंडिया अनरेस्ट। और इसमें ये लिखता है ये कि तिलक जो है मतलब कि भारत की जो अशांति है इसके जन्मदाता है। और जब तिलक को कोई इस तरह कहता है तो तिलक जी इससे गुस्सा हो जाते हैं, और फिर इसी को इस पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए तिलक जी लंदन चले जाते हैं। तो यहाँ से वो जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो कमजोर होने लगता है। जब उसका मेन आदमी ही नहीं रह जाएगा भाई, यहाँ से चला जाएगा, तो आंदोलन तो कमजोर पड़ ही जाएगा। और उधर एनी बेसेंट के लिए क्या काम करते हैं ये लोग, एनी बेसेंट जो इस तरह की मूवमेंट करती रहती है, तो इनको ये कहते हैं कि हाँ हम आपके लिए जो उत्तरदायी सरकार की मतलब कि जो आप स्वराज की मांग, स्वशासन की मांग कर रही हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्ट लेके आएंगे जिसमें भारतीयों की जो भागीदारी होगी वो बढ़ाई जाएगी, आपको स्वराज दिया जाएगा। ठीक है, तो वो लेके आते हैं 1917 में, अगस्त घोषणा करते हैं, और 20 अगस्त 1917 को ये लेके आते हैं एक मतलब कि जिसको एक्ट ऑफ 1919 कहते हैं ना, उसी का प्रस्ताव लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं अगस्त घोषणा। और इसी में उत्तरदायी सरकार की बात को मान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और ये कहते हैं कि हम जो है एक जल्दी एक एक्ट पारित करेंगे जिसका नाम होगा एक्ट ऑफ 1919 का एक्ट, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहेंगे। और इसी के माध्यम से आपको जो है उत्तरदायी सरकार की जो आपकी बात है वो मान ली जाएगी, और यही अधिनियम बाद में आगे चल के 1921 में लागू होता है। ठीक है, लेकिन इसको लेके आपत्ति होती है लोग की। आपत्ति ये होती है दोस्तों कि एक तो आप इसमें समय सीमा नहीं देते हैं, और इसके प्रकृति के विषय में या इसकी प्रगति के विषय में कोई स्पष्ट जो है मतलब कि टाइमलाइन नहीं देते हैं कि यह कब तक लागू होगी, क्या होगा, कुछ नहीं। आप इसे बोल देते हैं, उसके बाद जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये लागू होगी कि नहीं होगी, कब होगी, कैसे उत्तरदायी सरकार की जो आप बात करें वो कैसे करेंगे, प्रोसेस आप नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसको लेके इनका जो है ऑब्जेक्शन रहता है। उदारवादी जो रहते हैं, उदारवादी तो इसी में खुश हो जाते हैं कि भाई कुछ तो आया,
तो ये कहते हैं कि ये तो भारत का मैग्ना कार्टा है 1919 का है, या जो उत्तरदायी सरकार के लिए मतलब कि जो 1917 की अगस्त घोषणा होती है। ठीक है, देखो जब ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगता है होम रूल, तो 1918 में जब तिलक चले जाते हैं तो उसके बाद 1918 में ये दोनों लीग मिल जाती हैं। तो ये भी दिमाग में रखना। होम रूल जो मूवमेंट होता है दोस्तों, इससे कौन से लोग होते हैं भारत के जो इससे दूरी बना के रखते हैं? एक तो एंग्लो इंडियन होते हैं, वो इससे दूरी बना के रखते हैं। दूसरा बहुसंख्यक मुसलमान है, वो इससे दूरी बना के रखता है। दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जनजातियां हैं, वो इनसे दूरी बना के रखती हैं। इन्हें जो होम रूल है इनको जो है रूसी क्रांति से भी सहयोग मिलता है। तो ये भी दिमाग में रखना है कि इनको रूसी क्रांति से भी सहयोग मिलता है। एनी बेसेंट को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है जब इस दौरान। तो जो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, ये क्या करते हैं, ये नाइटहुड की जो अपनी पदवी है वो वापस कर देते हैं। तो ये दिमाग में रखना कि कौन व्यक्ति है जो अपनी नाइटहुड की पदवी जो है वापस कर देता है। तो ये दिमाग में रखना। ठीक है, कौन, क्या नाम है उनका? सुब्रमण्यम अय्यर। और वो किस लिए करते हैं? क्योंकि एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो देखो, होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, देखते जाना। और जब ये बिहार के घटनाक्रम जहां आता है कि एनी बेसेंट 2 बार जाती हैं बिहार में, जब होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है, तो वो चीजें मैंने बिहार स्पेशल में कवर की है। उसको यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीजों को स्पष्ट तरीके से बांट बांट के रखो। अब मैं एंशियंट पढ़ाऊँ तो बहुत सारी चीजें जो बिहार की आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो उनको छोड़ता चला जाओ, उनको अलग रखो, उनको अलग रखो, उसको वहां भी पढ़ लो, इसको यहाँ भी पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपको ये भरोसा रहेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम एक क्रम में चल रहे, कुछ भी चीज छूटती नहीं है। इस तरीके से जब आप करोगे तो आपका कुछ भी पोर्शन ना छूटेगा, प्रॉपर तरीके से होगा, और एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे आपसे बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। तो अब जाके देखना प्रीवियस ईयर सवाल को कि आपसे सारे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपसे सारे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने दोनों चीजें पढ़ दी। अब जो क्रांतिकारी चरण होता है दोस्तों, इसको भी हमको पढ़ लेना है। ठीक है, सारी चीजें कितना है। तो क्रांतिकारी चरण को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखा जाएगा कितना है। छोड़ो, देखो क्रांतिकारी जो धारा होती है, मैंने आपको बताया कि उधर जो उदारवादी की धारा है, उधर जो उग्रवादी की धारा है, उनके बीच में क्रांतिकारियों की धारा चलती है। और फिर जब उग्रवादियों का चरण आता है, उसके बाद गांधीवादी का जो चरण आता है, तो उनके बीच में जो क्रांतिकारी, उनका सेकंड चरण आता है। कि देखो होता क्या है कि जब वो उदारवादी जो है या जो उग्रवादी हैं, उदारवादी, ये जब दोनों अंग्रेजों से मांग करते हैं, तो अंग्रेजों क्या है, बार बार इनको झुंझुना पकड़ा देते हैं, कुछ वास्तविक रूप में हमको दिखता नहीं है। तो जो युवा वर्ग होता है उसके मन में असंतोष आना शुरू हो जाता है कि भाई इस तरीके से अगर मांगते रहे तो हो गया। और उधर रशिया के को जो है जापान हरा देता है, यूथोपिया जो है इटली को हरा देता है, तो इनके मन में एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई छोटे छोटे देश से उनको हरा सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के बीच में जो है जो क्रांतिकारी हैं, उनका जन्म होता है। ठीक है, तो वो अपने तरीके से हिंसा के माध्यम से, लेकिन शुरुआत के जो क्रांतिकारी थे उनके पास ज़्यादा विजन नहीं था। उनको बस टारगेट करना था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको बस मारना है, उनकी हत्या करनी है, और बस जो इनकी बंदूकें वगैरह है लूट लेनी है। उनके पास कोई विजन नहीं था कि किस तरीके का हम भारत बनाएंगे। लेकिन जब क्रांतिकारियों का दूसरा चरण आता है दोस्तों, जब उदारवादी और जब गांधीवादी दोनों के चरण के बीच में आता है, जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इस तरीके के जो लोग आते हैं, तो उनके पास एक प्रॉपर विजन रहता है कि भाई हाँ हिंसा तो होगी, लेकिन हमारे पास एक विजन है कि हम किस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं। एक समानता वाला भारत, एक समाजवाद वाला भारत, जहाँ पे सब लोग बराबर हो, सबको इज्जत हो, सब लोग मतलब किसी तरीके से भेदभाव वगैरह वाली चीजें ना हो, जाति पाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इस तरीके की चीजें हो, तो उस तरीके का वो भारत चाहते हैं। तो हिंसा तो वो करेंगे, लेकिन उनके पास एक विजन होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, अभी इन्हीं दोनों को हम समझ लेते हैं। प्रथम चरण जो चलेगा दोस्तों क्रांतिकारियों का, ये 1897 से लेकर 1914 तक चलता है। कारण क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, तरीका क्या होता है, घटनाक्रम, ये सारा चीज समझते हैं। द्वितीय चरण जो चलता है दोस्तों 1920 से लेकर 1930 तक चलता है, और इसके कारण, उद्देश्य, तरीका, घटनाक्रम का है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो प्रथम चरण को पहले समझते हैं। इसका कारण क्या होता है दोस्तों कि उदारवादी और उग्रवादियों की निराशा, विदेशी का प्रभाव जो आयरलैंड और रशिया को जो हरा देते हैं, वो भी दिमाग में रखना है। उद्देश्य इनका ये रहता है कि हिंसा के माध्यम से भारत को औपनिवेशिक जो सत्ता है उससे मुक्त कराना। तरीका ये होता है इनको, इनके जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या करना, स्वदेशी डकैती डालना, आतंकवादी गतिविधियों का जो है प्रचार एवं प्रसार करना है। विशेषताएं क्या थी, ये धर्मनिरपेक्ष थे, ये भाई हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे, ये कास्ट स्ट्रगल में विश्वास रखते थे, खूनी स्ट्रगल में, कि ये मार्क्स को मानते थे कि भाई जब तक ये गरीब और अमीर की जो खाई है
ये जो उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, जो शुरुआती चरण के लोग हैं, ये सब केवल पूंजीपति लोग हैं, मिडिल वर्ग के जो अपर मिडिल क्लास है वो लोग हैं। ये क्या हमारे सुधारों की बात करेंगे, किसानों की बात क्या करेंगे, ये जो गरीब लोग उनकी बात क्या करेंगे। तो ये क्लास स्ट्रगल में विश्वास रखते थे कि भाई अमीर और गरीब की खाई मिटे, समाजवाद से प्रभावित थे, साम्यवाद से प्रभावित थे। तो ये सारी इनकी विशेषताएं थी। घटनाक्रम क्या होता है, इसी दौरान भगत सिंह ने लाला लाजपत राय को लॉस्ट लीडर कहा। लॉस्ट लीडर का मतलब है कि भाई लाला लाजपत राय एक समय तो मतलब कि क्रांतिकारी थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे, मतलब कि हम भारत को आज़ाद कराएँगे, लेकिन अब वो भी उदारवादियों की तरीके से होते चले जा रहे हैं, जो उनका उद्देश्य था उससे भटक चुके हैं। मतलब अब एकदम नरम पड़ते जा रहे हैं, ब्रिटिश के खिलाफ उस तरीके से विद्रोह नहीं करते। तो उसी को लेके भगत सिंह ने कहा था कि ये जो मतलब कि एक समय पे जो बढ़िया से मार्क्सवाद की तरह से लड़ते थे, जो समाजवाद की तरफ से लड़ते थे, उसके उनका जो ये पक्ष है समाजवाद वाला वो कमज़ोर होता चला जा रहा, वो अब नरम पड़ते जा रहे हैं। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि ये जो है लॉस्ट हो गए हैं। तो इनको लॉस्ट लीडर कहा, किसने, भगत सिंह ने। अब घटनाक्रम क्या होता है, ये जो मतलब कि पहले चरण के क्रांतिकारी रहते हैं उनके विषय में घटनाक्रम क्या है वो समझते हैं। सितंबर 1871 में जो है पहली बार नार्मन न्यायाधीश नार्मन जो है इसकी वहाबियों द्वारा, जो यही सब मतलब कि क्रांतिकारी ही रहते हैं, इनकी हत्या कर दी जाती है। तो नाम याद रखना और किसके द्वारा की जाती है वो याद रखना। 1872 में जो लॉर्ड मेयो रहता है, ये अंडमान निकोबार घूमने जाता है, यहीं पे शेर खान नामक एक बहावी जो है इनको भी निपटा देता है। 1897 में W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट होता है। पुणे के ये प्लेग ऑफिसर थे, प्लेग पड़ा था तो वहीं पे प्लेग मतलब बीमारी थी, तो वो प्लेग आ गया था पुणे वाले इलाके में। तो ये दोनों ऑफिसर थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो चापेकर बंधु क्या करते हैं, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ये दोनों मिलके इन दोनों अधिकारियों को W.C. रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर देते हैं। और ये जो चापेकर बंधु हैं ये तिलक के शिष्य थे। आर्य बांधव समिति थी, हिंदू धर्म का संगठन था, ये इनसे जुड़े हुए थे। बाद में 1898 में इनको फांसी दे दी जाती, तो ये याद रखना। 1899 में मित्र मेला जो संगठन है वो उसके गठन होता है। स्थापना कौन करते हैं, सावरकर बंधुओं द्वारा, बी डी सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा। ये मित्र मेला जो एक क्रांतिकारी संगठन है इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है गणपति उत्सव मनाना, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं इनको बढ़ावा देना। 1904 में फिर इसी मित्र मेला का नाम बदल के दोस्तों आगे कर दिया जाता है अभिनव भारत, तो ये भी दिमाग में रखना। 1952 में इस स्वतंत्रता के पश्चात ही इसको भंग किया जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना। 1952 में ये भंग होता है, ये मित्र मेला या अभिनव भारत। अभिनव भारत से जुड़ा है एक केस जिसका नाम है नासिक षड्यंत्र केस। इसमें क्या होता है कि इसी के एक सदस्य रहते हैं जिनका नाम रहता है अनंत लक्ष्मण कन्हेरे। ये क्या काम करते हैं, नासिक का एक जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन रहता है, ये जो है इसकी हत्या करते हैं। सारे जो अधिकारी रहते हैं उनसे ये परेशान हो चुके हैं क्रांतिकारी, अब जितने बड़े बड़े अधिकारी उनकी हत्या करेंगे, तो इनकी हत्या कर देते हैं और बाद में कन्हेरे को जो है फांसी दे दी जाती है। बी डी सावरकर जो है इसी के सदस्य होते हैं अपने भारत के, इनको जो है लंदन में गिरफ्तार कर लिया जाता है और आजीवन जो है कारावास दे दिया जाता है, तो ये भी दिमाग में रखना। अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी संगठन है, इसी का मतलब कि इसी के लिए, इसी विचार को बढ़ाने के लिए अनुशीलन समिति की स्थापना होती है, कई जगह होती है। तो इन्हीं क्रांतिकारियों का विचार था, मतलब अनुशीलन समिति का एक पत्र था युगांतन। इसकी स्थापना 1906 में बरीन्द्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त द्वारा की जाती है। ये जो अनुशीलन समिति है, जो क्रांतिकारियों का संगठन था, उनकी स्थापना कहाँ-कहाँ होती है, कोलकाता में इसकी स्थापना 1902 में होती है, मिदनापुर में इसकी स्थापना 1902 में होती है और ढाका में इसकी स्थापना 1902 में होती है। तो 3 जगह ये अनुशीलन समिति जो बंगाल वाला इलाका है वहीं पे बनाई जाती है। जो कोलकाता में बनाई जाती है, इसके जो मेन व्यक्ति रहते हैं जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बरीन्द्र नाथ घोष, प्रथम नाथ मिश्र, सतीश चंद्र बसु, ये लोग रहते हैं। और मिदनापुर में जो बनाई जाती है उसके ज्ञानेन्द्र बसु, और ढाका में जो पुलिनदास, इनके नेतृत्व में बनाई जाती है। तो ये सारे नाम याद रखना भाई, पूछ लेगा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इस संगठन का भी वही उद्देश्य होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी हत्या करना, डकैती करना, जिससे हम आंदोलन को अपने मजबूत कर सकें। ठीक है, इसी दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव जो किसने कहा था, तो ब्रह्मो बांधव उपाध्याय जी हैं, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम गुरुदेव कहा था, तो ये दिमाग में रखना। हेमचंद कानूनगो ने कलकत्ता में बम बनाने का कारखाना एक खोला, तो ये फैक्ट है, ये भी याद रखना। 1908 में जो एक जज होता है मुजफ्फरपुर का, जो बिहार में मुजफ्फरपुर है, वहाँ का जो एक जज होता है किंग फोर्ड, ये जज जो होता है इसकी हत्या का प्रयास किया जाता है, इसकी गाड़ी पे जो है बम फेंका जाता है। तो इस दौरान होते हैं प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, तो ये दोनों इस मतलब कि इस काम को अंजाम देते हैं और बाद में जब पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं, भागते हैं, तो ये प्रफुल्ल चाकी चल के हत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस ये जो है
इनको फांसी दे दी जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये क्रांतिकारी होते हैं, मात्र 15 साल में इनको फांसी दे दी जाती है। और ये जो खुदीराम बोस है, ये बरिंद्र कुमार घोष के युगांतर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। किंग फोर्ड हत्या का प्रयास 1908 में, इसी को मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाता है। बम फेंका गया था इसकी गाड़ी में, लेकिन ये बच जाता है और इसका कोई दूसरा ऑफिसर रहता है, शायद वो मारा जाता है। तो दिमाग में ये रखना है, ठीक है। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस इससे जुड़े हुए हैं। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस होता है। इसमें क्या होता है कि हेमचंद कानूनगो रहते हैं, ये जो कलकत्ता का मणितल्ला है, मणितल्ला, इसमें बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पुलिस ने छापा मारा और 34 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और इससे जो अरविंद घोष और बरिंद घोष ये भी मतलब कि जुड़े हुए थे। हथियार रखने और वह सरकार को पलटने का इन पे मुकदमा चला जाता है कि ये लोग हथियार रखते हैं और ये जो बम बना रहे हैं सरकार को पलटने के लिए है, ऐसी का मुकदमा चला के जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और साक्ष्य के अभाव में ये जो अरविंद घोष रहते हैं, इनको जो है मतलब कि छोड़ दिया जाता है और यहीं से रिहा होकर ये पुंडुचेरी चल जाते हैं और वहां जाके ये सन्यासी बन जाते हैं। एक पांडिचेरी में आश्रम खोल के अपना वहीं रहते हैं फिर, ठीक है। अब देखो जो है दिल्ली बम कांड, 1912 में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है, ठीक है। राज बिहारी बोस जो होते हैं, इनके नेतृत्व में जो है हार्डिंग जो मतलब गवर्नर जनरल रहता है, उस पर बम फेंका जाता है। तो इसी को दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। और ये जो नहीं मारा जाता है, इसके जो अधिकारी वगैरह रहते हैं, इसका दोस्त रहता है शायद और इसकी बीवी, उसकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अवध बिहारी, अमीचंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, ये इन सब लोगों ने, बसंत विश्वास इसमें से बम फेंकते हैं वास्तव में। अब इन्हीं लोगों को इसमें गिरफ्तारी हो जाती है और राज बिहारी जो बोस हैं भाग के जापान चले जाते हैं। और यहीं से फिर बाद में ये जो राज बिहारी बोस हैं, ये उन बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में आएंगे और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करेंगे। तो आपसे पूछा जाए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में कौन करता है, तो ये राज बिहारी बोस करते हैं, ठीक है। ये दिमाग में रखना। महाराष्ट्र में जो रामोसिस कृषक दल है, इसके जो हेड होते हैं वासुदेव बलवंत फड़के, इनके द्वारा सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। तो ये दिमाग में रखना, ये मैंने आपको किसान विद्रोह में बताया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। पंजाब में उधर भारत माता सोसाइटी की स्थापना की जाती है क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। किसके द्वारा, जतिन मोहन चटर्जी द्वारा। लाला लाजपत राय द्वारा एक पत्र निकाला जाता है जिसको बोलते हैं पंजाबी, इसके माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अजीत सिंह जो है लाहौर में अंजुमन ए मोहिबिसाने ए वतन का गठन करते हैं, इनका भी एक पत्र रहता है भारत माता, ठीक है। तो इनके माध्यम से जो क्रांतिकारी लोग रहते हैं वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ये प्रथम चरण के जो क्रांतिकारी थे उन सब की हम बातें कर रहे हैं। उस दौरान इन्होंने किन किन लोगों की हत्या की, कौन कौन से पे केस चलाए गए, उन सब से सवाल बना है। अब भारत से बाहर भी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं पहले चरण के दौरान, वो सारी चीजें भी हम जो है अगले वीडियो में कवर करेंगे। और जो पहला विश्व युद्ध है दोस्तों, उसको भी हम कवर करेंगे कि पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है, फिर जो लखनऊ समझौता क्या होता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज बताऊंगा, भारत के बाहर जो गतिविधियां होती हैं वो सारा कुछ। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। और जो आगे की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आपको करना कितना है कि 9667305679 इस नंबर पे मैसेज करके आपको इसकी PDF ले लेनी है और लगातार रिवीजन करो, जल्दी जल्दी करो। अब तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने पे आ गया, मुश्किल से 5-6 क्लासेस और होंगी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। ये सारी क्लासेस आप हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, और जो लोग स्टूडेंट दूसरे हैं उनके बीच में भी आप रिकमेंड कर सकते हैं मेरे चैनल को। और आपको कैसा लगता है ये वीडियो, जाके अपना वीडियो में फीडबैक जरूर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।